और इसी बीच बड़ी जानकारी, यूएस, इजरायल और ईरान जंग का 27वां दिन है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बड़ा हमला किया। लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने 7 मिसाइलों से हमला किया। इजरायल ने सभी मिसाइलों को खत्म कर दिया। यूएस, इजरायल और ईरान युद्ध का आज 27वां दिन है और ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां अमेरिका धमकी दे रहा है तो वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी और साथ ही अर्थशास्त्री संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, आपसे सवाल कि ट्रंप आप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान हार मान ले वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, जबकि ईरान ने कहा कि वो बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान चाहता तो है कि शांति हो, लेकिन किसी भी तरह की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं। देखिए, ये दोनों ही देश जो हैं लगातार, आपने अभी बताया 27 दिन से वॉर के अंदर है और जिसने पूरे संसार की इकोनॉमी को, संसार की ज्योग्राफी को हिला के रखा हुआ है। अब ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं अगर एडेमेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट आने की संभावना बड़ी वीक हो जाती है। लेकिन अभी जैसे कुछ समय पहले ही ये खबर थी कि ईरान ने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उन्हें परमिट किया है कि उनके जो शिप्स हैं थ्रू स्क्रूटनी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो सकते हैं। जिन कंट्रीज को उसने उसमें नामित किया है उसके अंदर इंसिडेंटली हिंदुस्तान भी शामिल था, जो कि एक टेम्परेरी रिप्राइव जो है हमारे लिए आया है। बिल्कुल प्रोफेसर मनोज, आज बेहद बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत समेत 5 देश जिसको अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत मिल गई है। इसके बाद आपको क्या लगता है भारत के लिए कितना फायदेमंद? देखिए, ये युद्ध 26 दिन से चल रहा है और जिस तरीके से डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहा है और उसमें भारत ने जो डिप्लोमेसी का परिचय दिया है, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज है, आप देख सकते हैं 2014 के बाद से लेकर अभी तक पिछले 11 सालों में जिस तरीके से बिल्कुल गोल ओरिएंटेड और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए विश्व के सारे देशों के साथ जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें आगे बढ़ रहा है और उसका एग्जाम्पल और रिजल्ट हम दोनों को देखने को मिल रहा है और जिसके चलते भारत की वैश्विक राजनीति में एक साख बनी है। क्योंकि आज आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड इस युद्ध के क्राइसिस से जूझ रहा है, उसमें भारत के साथ जो ईरान की जो डिप्लोमेटिक जो संधि हुई है, जिस तरीके से हमेशा से उसने भारत का पक्ष लिया है और भारत ने भी उसको एक हम सब जानते हैं कि युद्ध किसी भी का सलूशन नहीं होता है, लेकिन भारत ने जो एक शांति का जो वार्ता का जो पक्ष रखा है, जो हमेशा पीसफुल एग्जिस्टेंस करने के लिए तीनों देशों से बात कर रहा है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि और उसमें जिस तरीके से जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक हम सब जानते हैं कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन वे है और उस ऑक्सीजन वे को में भारत और खास करके जो भी ईरान के जो मित्र जो देश हैं उनके लिए जो ओपन कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और मैं मान सकता हूं कि आज जो भारत की जो विदेश नीति है वो नेशनल इंटरेस्ट और खास करके जो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रख के अपने टर्म कंडीशन के साथ वो किसी भी देश के साथ वार्ता करता है और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसीज है भारत की, जहाँ पे बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है और उसके बाद नागरिकों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, उसमें बहुत ही एक तरीके से भारत के दृष्टिकोण से बहुत एक अच्छा पहल हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि जो क्राइसिस अभी जो दिख रही थी खास करके गैस को लेके, हालांकि आप देख सकते हैं कि विश्व के जितने भी देश हैं सबने वहाँ पे जो वायल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में प्राइस हाइक हो चुके हैं, लेकिन भारत में अभी तक हाइक नहीं हुआ। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस तरीके से अपने घरेलू स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए यहाँ की जो भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व कर रहा है। जी मनोज जी, शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान के नाम की चर्चाएं क्यों होने लगी, ये समझना चाहेंगे? जी
देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम सब लोग जानते हैं और विश्व में जितने भी देश हैं, अगर पाकिस्तान को कोई अच्छी तरीके से समझ सकता है तो भारत देश समझ सकता राइट। है। और पिछले 77-78 साल से जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रही है उसे पूरा वर्ल्ड वाकिफ है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का एक एलाई नेशन रहा है। अगर आप कोल्ड वॉर के समय में भी देख लीजिए तो पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के साथ खड़ा रहा, और आज शायद उसी का नतीजा है कि आज जो वो तीनों देशों के बीच में जो वार्ता हो रही है उसमें पाकिस्तान इस चीज को पहल कर रहा है अमेरिका के थ्रू। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ईरान ने बिल्कुल टोटली रिजेक्ट कर दिया जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से भेजा ईरान को। ईरान ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और किसी भी कंडीशन को मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये जिस तरीके से तैयारी अमेरिका और इजराइल की चल रही है, और पाकिस्तान एक मतलब हम जानते हैं कि वैश्विक स्थिति में उसका क्या पोजीशन है, वो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो अमेरिका उसका एक एलाई है, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को एक बैटल फील्ड के रूप में यूज किया है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से शिया सुन्नी का जो डिबेट है उसमें वो पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकता, और इसलिए पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा है कि वो कहाँ स्टैंड लेता है। और हम देख सकते हैं कि 26 दिनों के युद्ध में पाकिस्तान ने ईरान के साथ कभी भी उसके साथ खड़े होने की बात नहीं की है। और इतना ही नहीं, गल्फ में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सऊदी ने भी, जब उन दोनों के बीच में ट्रीटी थी लेकिन पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं दिखा। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका का एक प्रस्ताव है, एक तरीके से जो डिवाइड मुस्लिम कंट्रीज में एक डिवीजन करके रखना चाहता है, और उसी के तहत आज भी पाकिस्तान एक बैटल फील्ड के रूप में यूज हो रहा है। जी, इन सभी घटनाक्रम में आपको ये लगता है क्या संजय जी कि पाकिस्तान जो है वो एक अलग गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आज जिन 5 देशों को इजाजत दी गई है जहाज गुजरने की, उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। पाकिस्तान ना किसी के खिलाफ जाना चाहता है, न किसी के समर्थन में जाना चाहता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। देखिए, आज जिन 5 कंट्रीज को ईरान ने परमिशन दी है उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, सरप्राइजिंगली। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वॉर के अंदर ये देखें तो पाकिस्तान जो है कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका के साथ रहती है। अमेरिका उसके बेसिस को यूज करता है, अमेरिका उसके रिसोर्सेज को यूज करता है, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल डिपेंडेंस जो फंडिंग के लिए है वो अमेरिका के ऊपर है। आज अमेरिका अगर अपना हाथ पाकिस्तान के ऊपर से उठाता है तो वहां की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डोल ड्रम्स में चली जाएगी और ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ये पाकिस्तान समझता है लगातार, क्योंकि उसे अमेरिका हमेशा चाहिए। अब साहब जहां तक रहा कि वो मीडिएशन की बात, ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए तो एक कंट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वॉर के अंदर मीडिएट कर रहा है। और मीडिएट करने के लिए देखिए प्रपोजल्स आएंगे जाएंगे, रिजेक्ट भी होंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को स्टैंड करने की। वो अपने आप को पूरी कोशिश करेगा कि वो ईरान की भी गुड बुक्स में रहे और वो अमेरिका की गुड बुक्स में भी रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही नज़र भी आ रहा है हमें। संजय जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस पूरी जंग में आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान आने वाले वक्त में झुकेगा? क्योंकि फिलहाल तो ट्रंप एक के बाद एक कई धमकियां दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर ईरान नहीं झुका ये जंग किस ओर जाएगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इजराइल के साथ ये जंग को स्टार्ट किया था तो उन्हें ये लग रहा था कि 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीटली वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि वो सेकंड वेनेजुएला जो है उन्हें दिख रहा था कि यहाँ ईरान के अंदर भी बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान जो है वो शुरू से जो है, आप ये देखिए हिस्ट्री है ईरान की, जब से मैनकाइंड है तब से पर्शिया जो है वो मौजूद है, और बड़े ही जुझारू लड़ाकू किस्म की अपना लोग रहे हैं, जिन्होंने कभी भी जो है आताताई जो उनके ऊपर आक्रमण हुए उन्हें सहा है और लगातार उसका प्रतिकार किया है। अब देखिए, जो प्रेजेंट वॉर है उसकी जो करेक्ट सिचुएशन है वो इस वक्त ना तो मीडिया में मौजूद है ना वो बाहर आ रही है। ईरान का कितना नुकसान हुआ या अमेरिका का कितना नुकसान हुआ या इजराइल का कितना नुकसान हुआ, सिर्फ जो ऑफिशियल चैनल जो बताना चाहती हैं वो ही बाहर हैं। तो ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि इसके अंदर ईरान जीत रहा है या ईरान हार रहा है, या अमेरिका जीत रहा है अमेरिका हार रहा है, या इजराइल जीत रहा है या इजराइल हार रहा है। ये तो लेटर स्टेज पे ही पता लगेगा जब ये नेगोशिएशंस इन लोगों की आगे बढ़ेंगी। लेकिन इन सब लोगों का एक राउंड टेबल पे आना कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जरूर देता है कि
तीनों ही जो पार्टीज हैं, चाहे वो इजराइल है, अमेरिका है या ईरान है, उसने इस वॉर के अंदर सफर किया है, तभी वो इस टेबल के ऊपर आ रहे हैं और काउंटर प्रपोजल या जो भी प्रपोजल है वो आमने सामने आ रहे हैं। देखिए, कभी भी आप किसी भी कंट्री को जो कि अपना स्वायत्त कंट्री है, जो अपनी देश का पूरा प्रशासन चला रही है, और खास तौर पे जो कंट्री अपने आप में सफिशिएंट है, जिनके पास जो है माली हालत भी अच्छी खासी मौजूद है, जो ऑयल के भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, उस कंट्री को आप ओवरनाइट कैसे खत्म कर सकते हैं, ये समझ से परे है। हाँ, इस फाइट का जो है हिंदुस्तान को जबरदस्त लॉस जो है वो हुआ है, और अनडाउटेडली तीनों फ्रंट के ऊपर हमें एनर्जी का शॉक भी देखना पड़ा। जो क्रूड के प्राइसेस है, हमारी बास्केट कहीं $70 पर बैरल की चल रही थी, जो इस वक्त $100 से $125 के बीच में पहुंच चुकी है। सेकेंडली, हमें एक्सटर्नल शॉक देखना पड़ा कि जो हमारा ट्रेड है वो बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बुरी तरह से इंपैक्ट हुए। आज गल्फ के अंदर हमारे करीब करीब 90 लाख से 1 करोड़ की पॉपुलेशन गल्फ के अंदर है, जो कि रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा सोर्स है हिंदुस्तान में जो आती है। आज वो रेमिटेंसेस जो है वो रुकी पड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ जो है ओवरसीज से जो है काफी लोग जो है हिंदुस्तान वापस आ गए। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख के आसपास लोग जो है वो हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। इन सब चीजों से जो क्रूड का प्राइस बढ़ा है, जो एनर्जी शॉक हमें लगा है, उसका अनडाउटेडली जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो है बड़ा इंपैक्ट जो है कुछ तो आ चुका है, और कुछ कमिंग डेज के अंदर हम लगातार महसूस करेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हर चीज की, आपकी एलपीजी की, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो है सब्सिडीज जो खासतौर पे फ्यूल और फर्टिलाइजर के ऊपर हैं, उसका जो बिल है वो अनडाउटेडली बढ़ेगा। और हमने ये देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो कहीं बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है। आज 94 रुपीज जो है वो अगेंस्ट डॉलर टच कर चुका है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा बैड साइन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और इंपोर्ट्स ज्यादा फैक्टर कंस्टिट्यूट करते हैं। आज हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो चुके हैं, उनके महंगे होने से हमारे यहाँ हर चीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगातार महंगी होती चली जाएगी। ग्रोथ जो है हमारा, जो वो स्लो डाउन जो है इमिनेंट है, जो आने वाले क्वार्टर्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे कंपनीज के, वो भी काफी सबड्यूड होंगे, और जो करंट क्वार्टर अब जो स्टार्ट होगा अप्रैल से जून का, उसके अंदर भी जो आपके रिजल्ट्स हैं उनकी अच्छी आने की संभावना नहीं है। आज जरूरत है कि अगर इस वॉर के अंदर कहीं ना कहीं जो है कहीं ट्रूस आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तो हमारे यहाँ जरूर इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए, अभी लगातार जो है आरबीआई ने भी जो है इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट से पहले घटाए हैं, लेकिन अब ऐसे इन्फ्लेशन की वजह से और जो सर्टेन रेमिटेंसेस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग डेज के अंदर कहीं आरबीआई जो इंटरेस्ट के रेट्स है वो भी जो है कुछ ना कुछ बढ़ा सकता है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ सकता है। बिल्कुल, और हमने देखा भी कि शेयर बाजार में किस तरह के बदलाव हुए। आने वाले वक्त में महंगाई भी बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रोफेसर मनोज, आपको क्या लगता है, क्या ईरान इसलिए भी अब तक टिका रहा क्योंकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके चलते बहुत बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था चलती रही, भले ही बाकी देशों को इससे इम्पैक्ट पड़ा हो? देखिए, ऑब्वियसली कि हर देश का अपना एक यूएसपी होता है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन, जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए। तो नो डाउट ईरान एक ऐसा देश है जो कि आप देख सकती हैं, अगर उसका जियो लोकेशन जो है वो पूरे यूरोप को टच करता है, साउथ एशिया के देशों को टच करता है, और अफ्रीका को भी टच करता है। तो एक तरीके से वो जो रूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि लगभग आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो जितने देश हैं, जो गल्फ है, वहाँ पे जो ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन है वो सब वही उसी रास्ते से निकल के जाता है। और जिस तरीके की अभी स्थिति बनी है, तो ऑब्वियस है कि ईरान ने बहुत पहले से इस स्ट्रेटजी को बना के रखा था कि हम सबसे लास्ट में अगर हमारा वहाँ पे किसी भी तरीके का ऑपरेशन अमेरिका इजराइल के द्वारा होता है, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और शायद अभी संजय जी जो बता रहे थे बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो एक ड्रास्टिक जो चेंजेस आ रहा है, विश्व पूरा एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। अगर ये युद्ध और लंबे समय तक चला तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि जो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे से बढ़ी हुई है।
और ये ग्लोबलाइजेशन में कोई भी देश आज के डेट में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑब्वियस है कि अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की क्राइसिस होती है तो इस तरीके का सिचुएशन जो भी जुड़े हुए देश हैं, क्योंकि एनर्जी के बिना हम कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हम विश्व के जितने भी देश हैं इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए पूरे विश्व के देशों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ओपन नहीं किया जाता है तो ये स्थिति और भयावह होगी। और मुझे लगता है कि एक चीज हमें और ये भी समझना होगा कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है। देखिए आज अमेरिका जहां बैठा हुआ है, अगर आप देखिए तो अमेरिका का लड़ाई ईरान से डायरेक्ट था ही नहीं, ये लड़ाई इजराइल और ईरान की है। और ये दोनों की लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है और इकोनॉमिक लड़ाई नहीं है। बेसिकली अगर आप देख लीजिए तो इनका हिस्टोरिकली, आइडियोलॉजिकली और सिविलाइजेशनल क्लैश है, जो कि ये दोनों आपस में फाइट करते रहेंगे। और ईरान ने का जो एक गोल है कि वो उसे इजराइल को बिल्कुल इस नक्शे से हटाना चाहता है, और इजराइल को भी ये पता है कि जब तक ईरान रहेगा तब तक मेरा एग्जिस्टेंस खतरे में रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सिविलाइजेशनल जो क्लैश है उसका इम्पैक्ट आर्थिक रूप से पूरे विश्व के सामने हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें विश्व के जो सारे देश हैं, आप देख सकते हैं अभी कल UNHRC में भी इस इशूज को उठाया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे एक तरीके से मॉक बन के देख रहे हैं, वो कोई किसी की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। और अमेरिका इसमें बिल्कुल जिस तरीके से कल कांग्रेस में भी उसने इस युद्ध को लेके जो बिल लाया गया वो वहां पे उसने उसको डिफीट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि जो अमेरिका का सुपर हेजेमनी की जो उसका एक वर्चस्व में जो अपने आप को नंबर 1 पे बना के रखा है, उससे अपने आप को नीचे उतारेगा नहीं। और इसीलिए शायद ये युद्ध जिस तरीके से जो प्रस्ताव के लिए, वार्ता के लिए जो 15 सूत्रीय जो प्रस्ताव दिया गया है और ईरान ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, और ईरान ने भी जो अपने जो 5 जो सूत्रीय प्रोग्राम दिए हैं वो कहीं से भी अमेरिका इस चीज को मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसमें इजराइल के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं ईरान हार्म करते हुए दिख रहा है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता है और इजराइल वहां पे फाइट करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें आप चूंकि पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कर रहा है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें आने वाले समय में ये जो वार्ता है मुझे विफल होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप देख सकती हैं कि दोनों देश कहीं कोई झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान ने जिस तरीके से वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना एक वर्चस्व बना के रखा है, वो जब चाहेगा जिधर चाहेगा किसी भी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें जिस तरीके से अमेरिका के जो पेंटागन से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो वहां पे अपने आर्मी को उतारेगा, इन्वेजन करेगा, ग्राउंड इन्वेजन करेगा, तो हो सकता है कि उसके बाद स्थिति और वर्टाइल हो। और मुझे लगता है कि ये युद्ध और लंबा चलेगा, जिसके चलते एक पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर सकता है। जी प्रोफेसर मनोज, पहले ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया है, ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि ईरान के पास बस ये आखिरी मौका है, वो हार मान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बयान के कोई मायने समझ नहीं आए मुझे। इस मायने समझना चाहेंगे, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ट्रंप अब फंस गए हैं इस जंग में? वो चाहते हैं कि जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना बेहतर, और ईरान दबी जुबान में तो जंग ख़त्म करना चाहता है लेकिन खुलकर सामने आने को तैयार नहीं। देखिए, ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो अगर आप उनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट को देखें और खास करके अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को अपने स्टेटमेंट से सबको आश्चर्यचकित किया है। और जो उनका एक्ट होता है, जो बोलते हैं उसके विपरीत उनका एक्ट होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इजराइल ईरान क्राइसिस में अमेरिका का आना ये कोई अचानक नहीं है, ये पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ये पूरे विश्व को एक दिखाया जा रहा है कि अमेरिका इसमें फंसते हुए नजर आ रहा है। ऑब्वियसली कि देखिए, युद्ध किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन आज अमेरिका अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से चाइना आज वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है, और आप देखिए कि उसका भी कहीं ना कहीं इसमें एक साइलेंस के रूप में ईरान के साथ खड़े होते हुए दिख रहा है। रसिया को भी आप इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। और जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका ने जो एक पोजीशन लिया था बाइडेन के समय में, और ट्रंप आने के बाद ये बोलते थे कि हम आके 2 दिनों में युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी रसिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा, जिसमें आप रसिया के भी इंटरफेरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पूरे जो भी आज अमेरिका के जो एनिमी देश हैं वो चाहते हैं कि युद्ध लंबा चले और अमेरिका इसमें और
एग्जॉस्ट हो, जिससे कि उसका जो वैश्विक जो एक आर्थिक जो एक वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं डाउन हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज अमेरिका अपने सर्वाइवल के लिए और अपने हेजमनी को स्थापित करने के लिए ईरान पे और तेज अटैक करेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परसेप्शंस बहुत मैटर करता है। तो अमेरिका एक तरफ वार्ता की बात रख रहा है, दूसरी तरफ उसमें शर्त भी, कंडीशन भी लगा रहा है, जो कि ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इन लोगों ने जो पॉलिसीज अपनाई थी कि पहले ही अटैक में जो ईरान के जो सुप्रीमो थे खोमनेई, उनको एलिमिनेट किया। उसके बाद आप देखिए दूसरे राउंड में उन्होंने जो सेकंड लीडरशिप था उनको भी एलिमिनेट किया। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे ईरान के लोग जिस तरीके से यूनाइट हो रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ एक जो एग्रेशन दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ईरान को और मजबूती प्रदान कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में ईरान की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रहा है और जिसके चलते आज भी वो टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर भी टारगेट अपने मिसाइल्स और ड्रोन से कर रहा है। मिडिल ईस्ट के जितने भी जो उसके आर्मी बेस वाले जो जगह है उसको भी ईरान टच कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर हम सब जानते हैं कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडीज करें तो उसमें आज भी अमेरिका ज्यादा पावरफुल स्थिति में है और इजराइल जिस तरीके से डे बाय डे उसका और बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति और डेंजरस होगी आने वाले समय में, क्योंकि ये जो वार्ता है मुझे सफल होते हुए नहीं दिख रही। जी बिल्कुल संजय जी, प्रोफेसर मनोज जी ने जिस तरह कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, लगता है ये वो खुद भी नहीं जानते। अब एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ईरान मुझे देश का सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। देखिए, ट्रंप साहब जो है पूरे विश्व के सबसे बड़े देश, जो कि ज्योग्राफिकली भी बड़ा है, जो मनी वेल्थ वाइज भी बड़ा है और जो पूरे संसार का डोमिनेट करता है, उसके प्रेसिडेंट हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि वो ऐसे ही कोई बयान दे देते हैं या उन्हें बयान देते हुए पता नहीं होता, तो ये हमारी थोड़ी सी भूल होगी उन्हें समझने में। उनके कोई भी बयान जो है, जो भी वो पब्लिकली दे रहे हैं या किसी भी चीज का वो, जिसे आप शगुफा कह रहे हैं कि जो छोड़ रहे हैं, तो बड़े सोचे समझे बयान होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को, जो कि उनकी कंट्री का है, उस कंट्री को देखते हुए वो चीजों को सामने रखते हैं और उसका फिर वो इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आया। और उनके ऊपर उनका, जहां तक मैं समझता हूं, जो फ्यूचर परसेप्शन है वो भी उनके पास क्लियर है। उनके पास जो है पूरी डेडलाइंस क्लियर हैं। उन्हें यह भी पता है कि मुझे किस डेट तक जो है इस वॉर से बाहर निकलना है और किस डेट तक मुझे इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहना है और बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जब वॉर चली तो अमेरिका ने जो है जब वहां से रिट्रीट किया तो आपको पता भी नहीं चला कि कब वो निकल के चले गए और सत्ता तालिबान के हाथ में देके चले गए। आपको ये भी नहीं पता लगा कि वो कब क्या हुआ और कैसे हुआ। अब अमेरिका के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ग्राउंड जो उनकी आर्मियों से डिप्लॉय करने की है, जिससे अमेरिका हमेशा बचता है। क्योंकि उस केसेस के अंदर जो कैजुअलिटीज हैं, यू नेवर नो कि जब आप ग्राउंड फाइट कर रहे हैं तो किस वक्त से कैजुअलिटी होंगी और कितनी कैजुअलिटी हो सकती है। तो मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जो अभी जितने परसेप्शंस अमेरिकन प्रेसिडेंट तैयार कर रहे हैं या जो भी वो ऑफर दे रहे हैं, जो भी रिजेक्शन हो रहा है किसी भी प्रकार से, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक स्ट्रेटेजी तैयार है और वो बहुत जल्द जो है इस वॉर से बाहर निकल जाएंगे। संजय जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने और बहुत कम लोगों ने शायद ये नोटिस किया हो जो पॉइंट आपने इस वक्त गिनाए हैं। शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि वो बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत सोच समझ के रणनीति बनाते हैं। देखिए, अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे खरबपति चलाते हैं। अरबपति तो कहना मेरे लिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा, उसे खरबपति लोग ही चलाते हैं। उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो सबसे सर्वोपरि है। अमेरिका हर जगह अपना बिजनेस देखता है, चाहे वो वेनेजुएला हो तो वेनेजुएला के अंदर उन्हें ऑयल फील्ड्स दिख रही थी। आज और भी जगह के ऊपर वो जहां भी, जैसे अभी पीछे क्यूबा के लिए प्रेसिडेंट साहब ने कहा, ग्रीनलैंड की तरफ उनका जो है इंटरेस्ट जा रहा था कि ग्रेटर अमेरिका क्रिएट करेंगे। इवन बीच के अंदर उन्होंने कनाडा को साथ में जोड़ने की बात की कि हम कनाडा को सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए, हर कंट्री अपने देश के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ या अपने आप को सस्टेन करने के लिए सोचता है, जैसे हम अपने हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं कि हमें अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना है। इसके साथ जो हमारे एनिमीज हैं उनके ऊपर भी हमें लगातार निगरानी रखनी है कि ताकि वो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा सकें किसी भी
प्रकार से। अमेरिका क्योंकि शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जो कि प्रोएक्टिव रहा है और उनके पास मनी और मसल पावर लगातार रही है, तो वो एक जिसे कहना चाहिए दादागिरी जो है वर्ल्ड वाइड दिखाता है, और वही कंडीशन इस वक्त हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार की वॉर जो है वो फंस गई है और बहुत जल्द मुझे ये उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वहां से रिट्रीट कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और मनोज जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।